तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, ये हमारे चारों तरफ जितना वेव है ना, ये याद रखो 90% और मोर वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि एक्स रे के बारे में सुने होंगे, इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रे के बारे में सुना होगा, इसके अलावा रेडियो वेव्स जो मोबाइल फोन टेलीफोनी के लिए यूज करते हैं हम लोग, रेडियो वेव्स, इसके अलावा कॉस्मिक वेव्स, इसके अलावा गामा रे, जितने सारे रेज वेव्स हम लोग जानते हैं सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें जस्ट इंट्रोडक्शन जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होता क्या है, ये चीज क्या है। ठीक है, पहला बात तो हमें इसका इंट्रोडक्शन जानना है। उसके बाद क्या जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और इसको दो तीन ऐसा लॉ है जो हर्ट्ज ने दिया है, फैराडेज ने दिया है, उन सबको मिला के हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में EM वेव भी कहा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है EM वेव। इस EM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो एंड M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो वर्ड आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के वजह से प्रोड्यूस होता है, एंड मैग्नेट के वजह से कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हर तरह का फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो ऐसे वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स वर्ड तभी आता है जब 90 डिग्री हो। इन जनरली याद रखना, हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा ही परपेंडिकुलर एक दूसरे का पकड़ेंगे, इसीलिए ये एक तरह का ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी कोई सिलेबस में मैं जा ही नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग जा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में और एक चीज तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि इसको ट्रैवल करने के लिए मीडिया रिक्वायर्ड नहीं होता है। नो मीडिया रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रैवलिंग। जबकि साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडिया रिक्वायर्ड होता है। वैक्यूम में जाके अगर हम किसी से बात करें तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर वैक्यूम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजे तो वो वेव आराम से जा सकता है। इसीलिए वेव्स को दो पार्ट में हमने क्लास 11 में सीखा था। क्लास 11 में हमने क्या सीखा था, क्लास 11 में हमने दो तरह के वेव सीखे थे, याद आ रहा है। एक को क्या कहते थे हम लोग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरे को हम लोग कहते थे ट्रांसवर्स वेव। रिमेंबर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए हमें मीडिया की जरूरत होती थी, ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडिया का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इतना थोड़ा बहुत नॉलेज समझ में आया कि है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जस्ट इंट्रोडक्शन। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अभी हमने पढ़ा, इसका डेफिनेशन यही है, फॉर अ रीजन वेयर देयर आर नो चार्जेस एंड कंडक्शन करंट, फैराडेज एंड एम्पियर्स लॉ टेक द सिमेट्रिकल फॉर्म। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर कहीं पर चार्ज ना ही हो और ना करंट हो तो वहां पर हम लोग फैराडेज और एम्पियर्स लॉ को आपस में मिला के लिख सकते हैं, और ये लॉ आ जाता है हमारा। ये लॉ हमने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू d∅dt। कहाँ देखा था हमने ये, रिमेम्बर। हेलो, मैग्नेट चैप्टर। कहाँ पढ़े थे, rate of change of flux is what, EMF, right? Rate of change of flux is EMF, and EMF is nothing but integration of E dot dl। हमने पढ़ा है, तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में अगर लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ये नीचे L लिखा हुआ है, L स्टैंड फॉर लाइन इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन जो है ना, इस इंटीग्रेशन को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब
अलग अलग तरह का इंटीग्रेशन देखेंगे। अगर सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन, एक लाइन पे इंटीग्रेशन करेंगे तो लाइन इंटीग्रल। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl is equal to d phi by dt, and negative sign come from where? Faraday's law. अगेन मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग इसी तरह लाइन इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाता है माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ये पूरा डेरिवेशन है, इट इज नॉट नन ऑफ योर सिलेबस, इतना बड़ा डेरिवेशन हमें नहीं करना है। तो यहां पर जो है ये हम लोग लिख रहे हैं कि अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है अपने आप उस मीडिया में, और एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होने लगता है एक जगह से दूसरे जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इन सारी इक्वेशन को सॉल्व अगर किया जाए तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, और हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेटेड होता है। तो कहते हैं हम लोग स्पेस टाइम इक्वेशन। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्पेस कांस्टेंट x के साथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड उसके टाइम कांस्टेंट के साथ रिलेटेड होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस कांस्टेंट, स्पेस मतलब x नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ रिलेटेड। इसका मतलब ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे पे रिलेटेड होते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से वेव प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये वेव देखने में कैसा होगा? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इस एक्सिस पे रखा, ऐसे हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक। इसको मैं प्रैक्टिकली अगर सामने से दिखा पाता बहुत अच्छा होता। मान लो वाई एक्सिस की तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस है ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 डिग्री एंगल ऐसे बना के फॉर्म, जैसे कॉपी के दो पेजेस को ले लो, एक को ऊपर रख लो एक को नीचे रख लो, तो देखोगे कि ये एक दूसरे से इस तरीके से बनाए। तो ये हो गया मैग्नेटिक। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को रख रहे हैं, और इस डायरेक्शन में इसका प्रोपागेशन हो रहा है टाइम के साथ साथ। ये ओवरऑल इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। डोंट वरी, इतना कुछ याद हमें नहीं रखना है, जस्ट इंट्रोडक्शन समझ के रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी जो मैंने ग्राफ बनाया वैसा ही एक ग्राफ बना हुआ है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे पकड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस पे पकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और एज ए रिजल्ट ये वेव प्रोपागेट हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है हमारा? प्रोपागेशन ऑफ वेव। वाई एक्सिस पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेड एक्सिस पे क्या है? मैग्नेटिक। क्या बात क्लियर हुई? यस सर। पहला प्रॉपर्टी है वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑकर्स साइमल्टेनियसली। ऑब्वियसली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो खुद ब खुद वैरी हो जाएगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वैरी करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद वैरी हो जाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे से साइमल्टेनियसली वैरी होते हैं। Therefore, they attain their maxima and minima at the same place at the same time. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। You know very well the meaning of the term mutually perpendicular. Mutually means what? Perpendicular to each other. Mutually word का मतलब perpendicular to each other. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द आइदर ऑफ देम। मतलब क्या? अगर मेरा वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है,
तो एक्स एक्सिस पे मेरा प्रोपागेशन होगा, और ये तीनों ही एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करेक्ट ना? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। प्रॉपर्टीज पूछेगा। थर्ड जो बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आपस में कैसे रिलेटेड होता है। ये आपस में रिलेटेड होता है बाय मींस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और हम लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अभी थोड़ा सा पीछे अगर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन था, देखो तो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में क्या रिलेशन है, यहां पर आ जाओ। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का रिलेशन होता है। तो इसी रिलेशन को यहाँ और आगे ले जाओगे तो ये रिलेशन यहाँ बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, वेर वी यू नो वेरी वेल व्हाट इज म्यू जीरो, क्या होता है? परमिटिविटी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी सर। permeability of free space, and similarly epsilon zero is permittivity of free space। तो अगर लाइट फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो ये इक्वेशन होगा, लेकिन अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल नहीं करके किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए स्पीड v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब हमें क्या पता है कि म्यू को हम लोग एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, है ना? और उसी तरह म्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। तो यही इक्वेशन डिराइव होके ऐसे हो जाता है, क्या होगा बताओ? जस्ट अंदर लिख देना है मुझे, म्यू जीरो इंटू म्यू आर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, और आगे ऐसा होगा डेरिवेशन, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, तुम खुद से भी कर सकते हो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और म्यू आर एप्सिलॉन आर। 1 बाई म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट c, yes or no, this part, so this is c divided by mu r। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी भी चीज का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ऊपर हमारा क्या है, वेलोसिटी हो जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट का, और नीचे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो से म्यू आर एप्सिलॉन आर से डिवाइड। तो ये डेरिवेशन समझ में आया? सेकेंड वाला इस लाइन के लिए जो मैंने किया, पाइप के लिए, क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी, मतलब हम लोग दो चीज को ऐड कर सकते हैं और दोनों होमोजीनियस होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग इसको और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, एक एक पॉइंट जस्ट रीड करते चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स carry energy as they propagate through space. This energy is divided equally between electric and magnetic. Obvious fact जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों मिलके एनर्जी बनाता है और वो एनर्जी प्रोपागेट करता है। तो एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में। Electromagnetic wave can transfer energy as well as momentum to objects placed in their path. We know from second chapter of your chemistry, atomic structure, वहां पे हमने क्या देखा था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है और पार्टिकल का वेव नेचर होता है। तो हमें वहां पे पढ़ा हमने कि लाइट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है और इवन मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकता है। मोमेंटम कब ट्रांसफर करेगा, जब इसका पार्टिकल नेचर होगा, ठीक है ना?
ऑप्टिकल इफेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, लाइट वेक्टर। तो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में तुमको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है। An oscillating charge which has non-zero acceleration can produce electromagnetic। कोई भी चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है और उसके पास अगर कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी प्रिंसिपल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना बनाया जाता है। अगर हम लोग सिंपली मान लो एक वायर ले लिया हमने, वायर है, इसका ये एंड खुला हुआ है और यहाँ पर अगर हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को अप कर रहे हैं, वोल्टेज डाउन कर रहे हैं, वोल्टेज अप कर रहे हैं, वोल्टेज डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली में इसके अंदर चार्ज को ऑसिलेट कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर ऐसा होगा तो ये वायर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बाहर निकलने लगेंगे और ये सिंपल सा वायर एक एंटीना की तरह बिहेव करेगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। यही एक सिंपल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने। क्लियर? यहां तक 11 पॉइंट्स हमने समझा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नो सर। हर्च ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख सकते हो। उन्होंने क्या किया, कॉपर का या जिंक का 2 प्लेट ले लिया, जो अभी एंटीना के बारे में हम लोग बात कर, एंड मेटल रॉड उससे कनेक्टेड किया, ठीक है। मेटल रॉड के दोनों एंड पे 2 मेटल स्फेयर्स लगा दिए, S1 एंड S2, और एक इंडक्शन कॉइल उनके पास लाने के लिए सेटअप रेडी रखा। दिस इज माय इंडक्शन कॉइल, ठीक है। इंडक्शन कॉइल पे 4 प्रोब है, पॉइंट्स है, PS एंड PS। नाउ मेटल्स को जो है S प्रोब से दोनों से कनेक्ट कर दिया गया और P को खाली रखा गया, और यहां पर एक दूसरा मेटल रिंग को ले आया गया जिसके दोनों एंड पे मेटल बॉब लगा हुआ है। सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। और जब इस रिंग को इस प्रोब के पास लाया गया तो देखा गया कि S1 से S2 के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पार्किंग्स हो रहा है। ये स्पार्किंग तभी हो सकता है जब यहां से एनर्जी S1 S2 से एनर्जी ट्रांसमिट होके ये यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। एनर्जी यहां से यहां जब तक नहीं ट्रांसफर होगा तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये एनर्जी यहां से यहां कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तभी ट्रांसफर हो सकता है जब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर। आज भी ये क्वेश्चन मार्क है कि इसका क्रेडिट किसको दिया जाए। इसका क्रेडिट बहुत लोग, चाहे बुक में हम लोग का लिखा हुआ है कि हर्ट्ज को दिया जाता है, लेकिन मार्कोनी कहते हैं कि मार्कोनी ने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आविष्कार उन्होंने किया था। निकोलस टेस्ला बोलते हैं कि निकोलस टेस्ला ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आविष्कार किया था और रिमोट बनाया था। और हमारे इंडियन एक साइंटिस्ट है जेसी बोस, उनके बारे में पढ़े होंगे। जेसी बोस का ऐसा मानना है, बाकी फिजिस्ट का उन्होंने खुद कभी नहीं बोला है, लेकिन उनके थीसिस, उनके एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा बात किया जाता है कि हर्ज और मार्कोनी से बहुत साल पहले जेसी बोस ने ऑलरेडी एक रिमोट बना लिया था और उसके थ्रू वो दूसरे रूम में बैठ के पेड़ पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसका आविष्कार किसने किया है। हमें जो दिख रहा है वो एक हर्ज का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आउटकम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्लाइड्स में भेज दूंगा। इट्स वेरी सिंपल। इन्होंने क्या किया था, ओपन मेटेलिक रिंग ऑफ डायमीटर 0.7 मीटर हैविंग स्मॉल मेटेलिक स्फीयर एक्ट एज ए डिटेक्टर। और ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ऑब्वियसली L और C इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लिया था जिससे हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। रेजोनेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो हम लोग वहां से इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करके डिटेक्शन कर सकते हैं। जो डिटेल मैंने बताया वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स पूरा लिखा हुआ है जो मैंने बोला, और यहाँ पर ये वर्ड भी लिखा हुआ है, हियर लेट मी मार्क यू हियर। After 7 years, J.C. Bose succeeded in producing the electromagnetic wave of wavelength ranges from 25 mm to 5 mm. So बहुत सारे लोगों का नाम है, जो भी हो ultimately we are blessed with such beautiful experiments without which साइंस में अभी बहुत कुछ नहीं हो पाता। तो ये एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ये जस्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैं एक स्लाइड पहले ले लूं, फिर वहां पे बता, फिर इधर आएंगे। क्लास 11 का नोट्स इसके लिए मैं बोलूंगा रेफर करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम ऐसे समझना। सबसे पहले एक सिंपल स्पेक्ट्रम तुमको पता है, कौन सा स्पेक्ट्रम पता है? विबग्योर पता है। विबग्योर कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम लोग एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस 7 कलर्स में से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करें तो ये जो है इसका वेवलेंथ का ऑर्डर है। किस चीज का ऑर्डर है? वेवलेंथ का। सबसे छोटा वेवलेंथ होता है वायलेट कलर का, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, एंड देन सबसे हाई वेवलेंथ होता है रेड कलर का, और सबसे लो वेवलेंथ होता है वायलेट कलर। ठीक है, उसी तरह ये तो एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट यहां पर होता है। ये रहा तुम्हारा विबग्योर। अगर हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में ही लिखे तो चलो हम लोग इधर अरेंज करेंगे वेवलेंथ के फॉर्म। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। वायलेट से और कम अगर आ जाओगे तो आ जाता है हमारा अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे। और रेड से थोड़ा और आगे चले जाओगे तो हमारा हो जाता है इंफ्रारेड रे। तो ये मेन इन तीनों को याद रखना, इनका रिस्पेक्टिव पोजीशन याद रखना, उसके बाद और आसपास आएंगे। सबसे बीच में होता है ये विजिबल रेंज जो हमें दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं विजिबल रे या व्हाइट लाइट। यही सारे कलर्स हमारे आंखों को दिखते हैं। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे आंखों को नहीं दिखता है, हमारा आंख उससे सेंस नहीं कर सकता। इसके लिए हमें सेंसर्स की जरूरत पड़ती है। इंफ्रारेड डिटेक्टर किस काम में आता है? एनी आइडिया? इंफ्रारेड डिटेक्टर्स अरे रेगुलर यूज करते हो, बताओ कहाँ यूज होता है? रिमोट कंट्रोल, है ना? ये दिखता नहीं है हमें। रिमोट पे जब बटन प्रेस करते हो तो दिखता है तुम्हें लाइट जल रहा है? कुछ नहीं दिखेगा। रिमोट कंट्रोल पर्पस में इंफ्रारेड रे यूज होता है। यूवी रे कहाँ यूज होता है? फिल्टर्स वगैरह में देखो लिखा रहता है आरओ प्लस यूवी। ये यूवी रे जो होता है ये जर्म्स किल करता है, जर्म किल करने के काम में आता है। तो ये सारे ही वेव्स कहीं ना कहीं यूज होते हैं। इधर ही कहीं हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ जितना कम करोगे फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ेगा। इधर कहीं होगा एक्स रे, और कम करते करते जाओगे इधर आएगा कहीं गामा रे, एंड सो ऑन। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पे हम लोग इसको आइदर वेवलेंथ के फॉर्म में या फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अरेंज करते हैं, और वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को सबसे कम से हाई रेंज में हम लोग ले जाते हैं, तो रेंज ऑफ वेवलेंथ है। वेवलेंथ यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को, लैम्डा स्टैंड फॉर वेवलेंथ, न्यू स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का। देखो कितना होता है, फ्यू किलोमीटर्स टू 0.3 मीटर। उससे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो होता है माइक्रोवेव का। ये 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है। फिर इंफ्रारेड का, फिर विजिबल लाइट का, फिर अल्ट्रा वायलेट का जो अभी मैं बता रहा था, फिर एक्सरे का, फिर गामा रे। तो तुम्हारा होमवर्क है इसका सारा रेंज एटलीस्ट
वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स याद कर लो, अप्रॉक्स याद कर लो, एंड उसका एप्लीकेशन क्या होता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा। क्लियर? ये स्लाइड्स में अभी भेज दूंगा। कोई क्वेश्चन? सर गामा रे से ज्यादा मतलब कम रेंज वाला कोई है लाइट? कॉस्मिक्स रे, कॉस्मिक रे जो होता है, जो सेलेस्टियल्स रे भी कहा जाता है उसको बहुत टाइम, ठीक है, जो हम लोग के इसके वजह से नहीं आ पाता है, ओजोन लेयर के वजह से अर्थ पे नहीं आ पाता है, वो और ज्यादा डेंजरस हो, गामा रे से भी ज्यादा डेंजरस हो, कॉस्मिक रे, ठीक है। गामा रे भी एक्चुअली में एक तरह का कॉस्मिक रे ही है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए ये यहाँ पर प्रोड्यूस खुद हो जाता है। लेकिन सेलेस्टियल्स में मतलब ऐसा ऐसा प्लैनेट, ऐसा ऐसा गैलेक्सीज है हमारे ऊपर जहां से अजीब अजीब तरह का रे निकलता है, और ये सब इसीलिए पता है एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है रिसर्च का। जैसे कि सैटेलाइट हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, सैटेलाइट को पावर कहाँ से मिलता है? सोलर सेल से पावर मिलता है ना। देखना सैटेलाइट के ऊपर ऐसे ऐसे बना रहता है, ये क्या रहते हैं? ये सारे सोलर सेल्स हैं। तो सोलर सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से मिलता है। आजकल जो रिसर्च चल रहा है वो हो रहा है कि हम सनलाइट से ही क्यों एनर्जी ले। जब अर्थ के बाहर चला गया सैटेलाइट, तो सनलाइट से ही क्यों, हम लोग कॉस्मिक रे से भी तो एनर्जी ले सकते हैं। गामा रे भी ऊपर आता होगा, तरह तरह का कॉस्मिक रे आता होगा। तो ये कॉस्मिक रे का एनर्जी इतना ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी इतना हाई है कि एनर्जी भी बहुत हाई होगा, क्योंकि पता है ना एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाता है। तो ये हाई एनर्जी क्या करता है? सोलर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आजकल रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम लोग अपना सोलर सेल को इतना स्ट्रांग बना पाए कि वो कॉस्मिक रे को टॉलरेट कर सके। ओके। इसके अलावा इंफ्रारेड रे जो होता है, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बता रहा था, इंफ्रारेड रे जो होता है वो नाइट विजन कैमरास के तौर पे यूज किया जाता है मिलिट्रीज में, नॉर्मली फोटोग्राफी में। देखना ऐसा नेशनल जियोग्राफिक वगैरह चैनल पे रात को जानवर का अगर फोटो लेना है तो कैसे लेंगे? देखना वाइट वाइट दिखता है सब कुछ। या थर्मल कैमरास बनाए गए हैं जो भी इंफ्रारेड रे को डिटेक्ट करता है। हर इंसान या हर जानवर, हर बॉडी में से हीट रिलीज होता रहता है, और ये हीट जो है ना हमेशा इंफ्रारेड रे के फॉर्म में रिलीज होता है, ये इंफ्रारेड रे। और ये इंफ्रारेड रे जो होता है इसको डिटेक्ट किया जाता है, और वो कैमरा क्या करता है? उसे डिटेक्ट करके एक पिक्चर बनाता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी इसका यूज किया जाता है। धीरे धीरे डिस्टेंस से, मान लो कोई एक सूरज है या कोई एक डिस्टेंट प्लैनेट है, वो धीरे धीरे वहां से हीट डिटेक्ट कर एमिट कर रहा है, इस हीट को हम अर्थ पे बैठकर डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज इंफ्रारेड रे डिटेक्टेड फॉर एस्ट्रोनॉमी पर्पस, फॉर नाइट विजन पर्पस, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्टिंग पर्पस, एंड सो ऑन। सो एक बार इसको रीड करो, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी पूछ सकते हो मुझसे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। Table is very important. Name of wave, range of wave, both in wavelength as well as frequency. ये लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है ये स्लाइड्स में भेज दे रहा हूँ, इसको रीड करो, ठीक है। ओके, गुड नाइट।